लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद आखिरकार युद्ध में बदल गए। जो तब NEFA कहलाता था, आज का अरुणाचल प्रदेश, नवंबर 1962 तक पहाड़ों में भयंकर लड़ाइयां छिड़ चुकी थी। इन्हीं बर्फीली ऊंचाइयों पर एक छोटी सी टुकड़ी ने ऐसा मोर्चा संभाला जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मतलब साफ था, रेजांगला हाथ से गया तो चुशुल भी खतरे में। 16,000 फीट की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड और सामने एक विशाल सेना, और इन सबके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक अनुभवी युद्ध में तपे हुए अधिकारी जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ चुके थे। मेरे जवान आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे। फायर! और पूरी छोटी गोलियों, ग्रेनेड और हिम्मत से आग उगलने लगी। दर्जनों चीनी फिर ढेर हो गए, लेकिन पीछे मत हटना, एक भी इंच नहीं देना। यहां से कोई नहीं गुजरेगा, तैयारी रखो। एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे कहा जाना जरूरी है। इनर कॉल यहां उत्तर पूर्व की अपनी यात्रा को, उन अनसुनी आवाजों और दबी हुई सच्चाइयों की तलाश को थोड़ी देर के लिए विराम देता है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें यह कहानी दुनिया से कहनी ही चाहिए। यह सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं है, यह बात है उन 120 जवानों की जिन्होंने उस वक्त मोर्चा थामा जब एक देश लड़खड़ा रहा था। जब बाकी देश ने नजरें फेर ली, तब ये खड़े रहे, पीठ में हवा, सामने दुश्मन। एक देश ने हमें धोखा दिया। एक मुस्कुराता मेहमान जंग की वजह बन गया। दलाई लामा सरहद पार कर गए और उनके पीछे आया ड्रैगन। पर जिन्होंने इस पहाड़ को थामा, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। वे राजनेता नहीं थे, वे सिर्फ लड़े और फिर शहीद हो गए। ये वो कहानी है जो किताबों से नहीं मिलती, न अखबारों से। ये वो कहानी है जो माएं अपने बच्चों को गांवों में कानों कान सुनाती है। जिन जख्मों से ये कहानी निकली वो आज तक नहीं भरे। इनके लिए कोई तमगे नहीं थे, ना प्रधानमंत्री की कोई ट्वीट, बस हवा थी, ठंड थी और एक दुआ कि कोई किसी दिन इन्हें याद करेगा। आज हम करते हैं। ये आखिरी कहानी नहीं जो इनर कॉल कभी सुनाएगा, पर ये वो कहानी है जो बताती है कि कहानियां सुनाना क्यों जरूरी है। वेलकम टू इनर कॉल। उन्नीस में भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद आखिरकार युद्ध में बदल गए। अक्टूबर में चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया। एक तरफ पूरब में, जो तब NEFA कहलाता था, आज का अरुणाचल प्रदेश, और दूसरी तरफ पश्चिम में लद्दाख, जिसमें अक्साई चीन शामिल है। भारतीय सेना उस वक्त इस तरह की ऊंचाई पर लड़ाई के लिए न पूरी तरह से तैयार थी, न सही तरीके से साजो सामान से लैस, लेकिन फिर भी उन्हें हिमालयी इलाकों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। नवंबर 1962 तक पहाड़ों में भयंकर लड़ाइयां छिड़ चुकी थीं। चीन कुछ इलाकों में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन लद्दाख के चुशुल सेक्टर जैसे कुछ अहम मोर्चे अब भी भारत के लिए बेहद जरूरी थे। इन्हीं बर्फीली ऊंचाइयों पर एक छोटी सी टुकड़ी ने ऐसा मोर्चा संभाला जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के चुशुल वैली के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है। यह भारत चीन सीमा के काफी पास है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह का महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि यह चुशुल एयर स्ट्रिप की सुरक्षा करता था, जो कि उस समय के लिए एक जरूरी सप्लाई और लैंडिंग पॉइंट था। मतलब साफ था, रेजांगला हाथ से गया तो चुशुल भी खतरे में। यह इलाका बेहद कठिन है। चारों ओर ऊंची नीची चट्टानें, तेज ठंडी हवाएं, पत्थर भरी घाटियां और सांस लेने के लिए भी पतली हवा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यहां से भारतीय आर्टिलरी की मदद मिल ही नहीं सकती थी। अगर हमला होता तो जो जवान यहां तैनात थे उन्हें अकेले ही मोर्चा लेना था। फिर भी भारतीय सेना ने इसे एक आगामी मोर्चे, फॉरवर्ड पोस्ट के तौर पर चुना, ताकि चीन की तरफ से होने वाली किसी भी घुसपैठ को यही रोका जा सके। नवंबर के मध्य तक रेजांगला की इस बर्फीली चोटी पर भारतीय सेना की एक छोटी सी इन्फेंट्री कंपनी तैनात थी। उन्हें पता था कि सामने चीनी सेना बड़ी संख्या में है और उनकी तरफ से कोई ठोस मदद नहीं आने वाली। लेकिन एक बात तय थी, अगर यह मोर्चा टूटता तो चुशुल भी हाथ से जाता। 16,000 फीट की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड और सामने एक विशाल सेना, फिर भी उन जवानों ने पीछे हटना नहीं चुना। रेजांगला की रक्षा का जिम्मा था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, सी कंपनी के पास। करीब 120 जवान, ज्यादातर हरियाणा के अहिर समुदाय से आने वाले,
और इन सबके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक अनुभवी युद्ध में तपे हुए अधिकारी जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ चुके थे। इन जवानों के पास ना टैंक थे, ना ही भारी तोपों का सहारा। कुछ हल्के मोर्टार जरूर थे, लेकिन हथियार ज्यादातर द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के ही थे। पुराने राइफल और लाइट मशीन गन। रेजांगला की माइनस तापमान वाली सर्दी में उनके पास पूरी तरह से ठंड से बचाने वाले कपड़े भी नहीं थे, और जो चीज इनके पास थी वो था हौसला और एकता। उनका युद्ध घोष गूंजता था, जय दादा किशन। और मेजर शैतान सिंह ने जब मोर्चा संभाला तब अपने अफसरों से एक वादा किया, मेरे अहीर आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और यही वादा उनकी किस्मत बन गया। वो जानते नहीं थे, पर उनकी कंपनी भारतीय सेना के इतिहास की सबसे वीरता से भरी और सबसे खून से लथपथ यूनिट में गिनी जाने वाली थी। मेरे जवान आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जय दादा किशन। 6 नवंबर 1962 को चार्ली कंपनी ने रेजांगला का मोर्चा संभाला, जहां पहले एक गोरखा यूनिट तैनात थी। उनकी पोस्ट एक ऊंची छोटी पर थी, जहां से दूर दूर तक बर्फ और पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। यह पोस्ट चुशुल वैली के दक्षिण पूर्वी गेटवे की रखवाली करती थी, एक रणनीतिक रास्ता जिसे खोना मतलब पूरे इलाके को खो देना। रेजांगला की ऊंचाई थी 16,420 फीट और आसपास की चट्टानें करीब 16,000 फीट पर फैली थी। भारतीय इंटेलिजेंस का मानना था कि अगर चीन हमला करता है तो वो वैली वेस्ट नाम के एक नेचुरल डिप्रेशन से आएगा। इसलिए मेजर शैतान सिंह ने अपनी तीनों पलटनों को इस तरह तैनात किया कि हर दिशा से आने वाले दुश्मन पर क्रॉस फायर किया जा सके। 7 पलटन जेमाडार सूरजराम, उत्तरी हिस्सा नंबर 8 पलटन जेमाडार हरिराम, बीच का सेक्टर मुख्य पास की रक्षा नंबर 9 पलटन जेमाडार रामचंद्र, दक्षिणी हिस्सा और कंपनी हेडक्वार्टर के पास पीछे की तरफ एक 3 इंच मोर्टार टीम थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे नायक रामकुमार यादव। सभी सैनिकों ने पत्थरों और उथली खाइयों से अपने बचाव मोर्चे बनाए। उन्हें पता था ना कोई मदद जल्दी पहुंच सकती है, न वे पीछे हट सकते हैं। चुशुल की ब्रिगेड मीलों दूर थी और आर्टिलरी की पहुंच यहां तक नहीं थी। 17 नवंबर की शाम चीनी तोपों की गोलाबारी ने उनकी बटालियन से आखिरी वायरलेस लाइन भी काट दी। अब चार्ली कंपनी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उस रात जमादार रामचंद्र, जो कंपनी के सेकंड इन कमांड भी थे, ने मेजर साहब से साफ साफ कहा, साहब जी विड्रॉ करने की बिल्कुल मत सोचियो, एक भी अहीर पीछे नहीं हटेगा। मेजर शैतान सिंह ने सिर हिलाया, हम यहीं खड़े रहेंगे। 17 नवंबर 1962 की रात बहुत सर्द थी। कुमाऊं रेजिमेंट के ये जवान चुपचाप अंधेरे में बैठे थे, इस बात से अनजान कि सुबह तक उनकी हिम्मत इतिहास में दर्ज हो चुकी होगी। हम यहीं रहेंगे, जमीन भी गवाही देगी। 18 नवंबर 1962 की रात अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था। लगभग 3:30 चार्ली कंपनी के संतरी जवानों ने अंधेरे में हलचल महसूस की। 8 पलटन के सेकंड इन कमांड नायक हुकुमचंद एक अग्रिम गश्त पर थे, जब उन्होंने देखा सैकड़ों चीनी सैनिक बिल्कुल शांत जमीन से सटे सटे रेंगते हुए भारतीय मोर्चों की ओर बढ़ रहे थे। हुकुमचंद बिना देर किए वापस दौड़े और अपनी पलटन को सतर्क किया। उन्होंने आसमान में एक लाल फ्लेयर दागा और जो कुछ पल के लिए दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों चीनी सैनिक 3 दिशाओं से रेंगते हुए रेजांगला को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत भारतीय जवानों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पूरे मोर्चे पर राइफलों की गूंज और ब्रेन गन की गरज ने बर्फीली रात की खामोशी चीर दी। 7, 8 और 9 पलटन एक साथ युद्ध में कूद गई। खुले मैदान में पकड़े गए पहले चीनी दस्ते को भारी नुकसान हुआ। कई सैनिक वहीं ढेर हो गए, बाकी जमीन से चिपककर छिपने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में चीनी बिगुल और चीखें सुनाई देने लगी। नए दस्ते आ रहे थे। सुबह के करीब 4 से 5 बजे के बीच, जब सूरज निकलने ही वाला था, चीन ने एक साथ 3 दिशाओं से हमला कर दिया, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व से। यह हमला किसी आम युद्ध की तरह नहीं था। यह था ह्यूमन वेव अटैक, यानी एक साथ सैकड़ों सैनिकों की भीड़ का धावा। चार्ली कंपनी के 120 जवान, सामने हजारों की चीनी फौज। पर भारतीय जवानों ने घबराए बिना सटीक और संयमित गोलियों की बौछार से पहले दस्ते को रोक दिया। दर्जनों चीनी सैनिक पास आने से पहले ही ढेर हो गए। तोपें, मोर्टार और फिर दूसरी लहर। इसके बाद चीनी सेना ने भारी तोप और मोर्टार से बमबारी शुरू कर दी। रेजांगला की पहाड़ियां थर्रा उठी
और पूरी संचार व्यवस्था टूट गई। अब चार्ली कंपनी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन डरी नहीं। चीनी सेना की दूसरी लहर छोटी पर चढ़ाई करने लगी। भारतीयों ने फिर वही रणनीति अपनाई, दुश्मन को पास आने दिया, और जब वे करीब 50 गज रह गए तभी नायक हुकुमचंद चिल्लाए, फायर! और पूरी छोटी गोलियों, ग्रेनेड और हिम्मत से आग उगलने लगी। दर्जनों चीनी फिर ढेर हो गए, लेकिन और भी आते रहे। अब हर सैनिक जानता था यह युद्ध अब सिर्फ जमीन का नहीं, आत्मा का है। यह लड़ाई अब वापसी के लिए नहीं थी, बल्कि आखिरी सांस तक टिके रहने के लिए थी। अगले कई घंटों में जो हुआ वह युद्ध का सबसे असली, सबसे कठोर रूप था। रेजांगला पर बार बार चीनी पैदल सेना की लहरें टूटती रहीं, और हर बार कुमाऊं के बहादुर संख्या में बहुत कम होने के बावजूद उन्हें पीछे धकेलते रहे। दुश्मन को उम्मीद थी कि वो आधुनिक 7.62 मिलीमीटर राइफलों और बर्फ गनों के बल पर एक अकेली भारतीय कंपनी को जल्दी कुचल देगा, लेकिन सामने मिला उन्हें भयंकर प्रतिरोध। पुरानी बोल्ट एक्शन राइफलें, ब्रेन गने और कुछ मोर्टार ही थे, लेकिन हर बार जब चीनी सैनिक दौड़े, जवाब में मौत बरसी। रेजांगला के सामने की बर्फ जल्दी ही चीनी शवों से ढक गई, लेकिन हमलावर रुकने वाले नहीं थे। हर बार नए पलटन भेजे गए। ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। चार्ली कंपनी अकेली लगभग पूरी चीनी बटालियन से लड़ रही थी। गोलियों और गोले की बारिश में मेजर शैतान सिंह हर पोस्ट पर पहुंचते रहे, शांति और साहस का प्रतीक बनकर। कभी मशीन गन की स्थिति बदलते, कभी अहीरों को पुकारते, तो कभी एक मोर्चे पर जवाबी हमला भी करवाते जब स्थिति बिगड़ती। इसी दौरान एक गोली ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन वो रुके नहीं। 2 जवान उन्हें बचाकर पीछे लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी गैर मौजूदगी कहीं तुम्हारा हौसला न तोड़ दे। जमीन पर पड़े लहूलुहान मेजर शैतान सिंह आखिरी दम तक कार्बाइन से दुश्मन पर फायर करते रहे। उनका नेतृत्व आगे चलकर एक किंवदंती बना। हर पोस्ट पर वीरता अपनी चरम पर थी। कुछ जगहों पर चीनी सैनिक भारतीय खाइयों तक पहुंच गए, लेकिन सामने मिली नाक की सीध में चली गोलियां और संगीनें। नायक हुकुमचंद, जिन्होंने सबसे पहले खतरे की सूचना दी थी, आखिरी गोली तक लड़ते रहे। जब चीनी सैनिक उनके बंकर में घुस आए तो उन्होंने खुकरी निकालकर हाथापाई शुरू कर दी। कई दुश्मनों को मार गिराया, फिर अंत में गोली लगने से शहीद हो गए। दूसरे मोर्चे पर नायक रामकुमार यादव की मोर्टार टीम अंतिम सांस तक लड़ती रही। उन्होंने मोर्टार को इतना नीचे झुका दिया कि गोले अपनी ही पोजीशन के पास गिरने लगे, ताकि दुश्मन को रोका जा सके। आखिरकार एक ग्रेनेड और गोलियों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उनके आसपास लगभग सभी साथी गिर चुके थे, फिर भी रामकुमार जिंदा बचे। कुछ समय के लिए चीनी सेना के कैदी बने, लेकिन लड़ाई की अफरा तफरी में भाग निकले। 19 नवंबर को लहूलुहान हालत में पैदल चलकर बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे और रेजांगला की पूरी कहानी सुनाई। और लांस नायक सिंह राम गोली और बम की बारिश में घिसकते हुए आगे बढ़े। आखिरी हिम्मत के साथ चीनी मशीन गन पर हमला किया, दुश्मनों को चौंका दिया और उन्हें खामोश कर दिया। पर दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी कुर्बानी से 7 पलटन थोड़ी देर और लड़ सकी। जमादार सुरजाराम, 7 पलटन के कमांडर, आखिरी दम तक लड़ते रहे। उन्हें आखिरी बार गोली चलाते देखा गया। 8 पलटन के जमादार हरिराम ने कभी खुद को कवर नहीं किया। गोलियों और तोपों के बीच ट्रेंच से ट्रेंच जाते रहे। लड़ते रहो, हार मत मानो, यही उनकी पुकार थी। फिर एक गोली ने उन्हें चुप करा दिया। 9 पलटन के जमादार रामचंद्र को लगभग पूरी टीम खो चुकी थी, फिर भी वो अकेले एलएमजी से फायर करते रहे जब तक बेहोश नहीं हो गए। दुश्मन ने उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया, पर वो भी चमत्कारिक रूप से बच गए। कंपनी के मेडिकल असिस्टेंट सिपाही धर्मपाल सिंह दहिया बार बार खाइयों से बाहर निकलकर घायलों को पानी और पट्टी पहुंचाते रहे। गोलियां और बम उड़ रहे थे, लेकिन धर्मपाल दूसरे की जान बचाने में जुटे रहे। अंत में वो मॉर्फिन की सिरिंज और पट्टी थामे शहीद पाए गए। मौत के बीच करुणा की आखिरी मिसाल। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, चीन ने तीसरी और चौथी लहर भेजी। अब 13 कुमाऊं के जवानों के पास गोली लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ ने चीनी सैनिकों से छीने हथियारों से लड़ाई जारी रखी। बाकी चुपचाप इंतजार करने लगे, जब दुश्मन पास आएगा तब वार करेंगे। नायक सिंहराम, 7 पलटन, जब एलएमजी चुप हो गई तो बंकर से कूदकर दुश्मनों पर हाथों से हमला कर दिया। राइफल की पट, घूंसे, लाते, एक अकेला भारतीय जवान कई चीनी सैनिकों से जूझता रहा। साथी सैनिकों ने पीछे से फायरिंग करके उसे कवर किया। कुछ मिनटों में कई चीनी सैनिक ढेर हो गए, पर फिर वो भी शहीद हो गए। उनकी इस आखिरी कोशिश ने औरों के लिए कुछ और मिनट खरीद ली।
18 नवंबर की दोपहर तक रेजांगला की लड़ाई अब सिर्फ कुछ बचे हुए ट्रेंचेस में हाथों से हाथों की लड़ाई में बदल चुकी थी। चार्ली कंपनी ने इतनी बार हमलावर लहरों को रोका था कि चीनी कमांडर हताश हो चुके थे और अब उन्होंने वो रिजर्व फोर्स भी मैदान में उतार दी जो असल में किसी सफलता के बाद आगे बढ़ने के लिए बचाकर रखी गई थी। दोपहर तक आसमान नीला और साफ हो गया था और उस नीले आकाश के नीचे बिछा था मौत का मंजर। रेजांगला तक आने वाली हर पगडंडी पर चीनी सैनिकों की लाशें और घायल पड़े थे, लेकिन संख्या का असंतुलन अब अपना असर दिखा रहा था। दोपहर तक 3 में से 2 भारतीय पलटन पूरी तरह से दुश्मन के कब्जे में आ चुके थे। अब बस कुछ ही सैनिक बचे थे, वो भी आखिरी मशीन गन पोस्ट और कुछ राइफल गड्ढों के पास जमा होकर जब तक रोशनी थी और जब तक सांस थी लड़ते रहे। इन्हीं पलों में मेजर शैतान सिंह, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थे, एक बार फिर चीनी मशीन गन की गोलियों का निशाना बने। वो धराशायी हो गए अंतिम बार। उनके आसपास खड़े सैनिकों ने अपने कमांडर की अंतिम सांसें देखी, जिसने असंभव हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। मेजर शैतान सिंह वही वीरगति को प्राप्त हुए, अपने हथियार को थामे अपने साथियों की लाशों के बीच। जैसे ही सूरज डूबा, रेजांगला एकदम शांत हो गया। चार्ली कंपनी लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन तब तक वो दुश्मन से भयावह कीमत वसूल कर चुकी थी। बाद में चीनी पक्ष और कुछ जीवित भारतीय सैनिकों की गवाही से पता चला कि यह लड़ाई लगभग 5 घंटे तक बिना रुके चली। जब सब खत्म हुआ, पूरा पास शवों से पट गया था। रेजांगला के रक्षक वाकई में आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़े थे। चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों में से लगभग 114 शहीद हो गए। जो कुछ लोग बचे वो या तो बेहोश थे या इतने गंभीर रूप से घायल कि उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया। नायक रामकुमार यादव और जमादार रामचंद्र जैसे कुछ वीर चमत्कारिक रूप से बच निकले और इस महान लड़ाई की कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। चीन ने कभी अपने हताहतों की आधिकारिक संख्या नहीं दी, लेकिन भारतीय स्रोतों का अनुमान है कि रेजांगला की रक्षा में 1000 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। शुरुआत में जब बचने वाले भारतीयों ने सैकड़ों चीनी मारे गए की बात कही तो कुछ उच्चाधिकारियों को यकीन नहीं हुआ, पर बाद में मिले सबूतों ने उनकी बात को सही साबित कर दिया। रेजांगला तो गया, लेकिन चीन रुक गया। 19 नवंबर को भारी जनशक्ति के सहारे चीन ने आखिरकार रेजांगला पर कब्जा कर लिया। साथ ही पास ही का एक और क्षेत्र गुरुंग हिल भी कब्जे में आ गया, पर यह जीत खोखली साबित हुई। 13 कुमाऊं की इस बलिदानी लड़ाई ने भारतीय सेना को बहुमूल्य समय दे दिया, जिससे उन्होंने चुशूल के पास नई रक्षा पंक्तियां तैयार कर ली। 19 से 20 नवंबर को जब चीनी टुकड़ियां आगे बढ़ने लगी तो उन्हें नई भारतीय तोपों और मोर्चों ने रोक दिया, खासतौर पर गुरुंग हिल के आसपास और स्पांगुर गैप में। रेजांगला में भारी खून बहाने के बाद चीन की लद्दाख में बढ़त धीमी पड़ गई। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सभी मोर्चों पर हमला रोक दिया। उन्होंने कुछ इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि अक्साई चिन्ह में अब भी उनका कब्जा है, पर चुशूल पर हमले की जो आशंका थी वो कभी पूरी नहीं हो सकी। सच कहे तो चार्ली कंपनी के 120 बहादुरों ने ही चीन को चुशूल में घुसने से रोका। हाँ, रेजांगला की पोस्ट तो खो दी गई, लेकिन उसकी लड़ाई ने एक रणनीतिक संतुलन बना दिया। जब बंदूकें शांत हुई, चुशूल अब भी भारत के पास था। रेजांगला की लड़ाई 1962 के भारत चीन युद्ध की सबसे महंगी लेकिन सबसे वीरतापूर्ण टुकड़ी स्तर की लड़ाइयों में से एक थी। भारतीय पक्ष से चार्ली कंपनी के 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए। कंपनी लगभग पूरी तरह से मिट गई। सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे थे, कुछ स्रोतों के अनुसार 6 से 10, जिनमें वे भी शामिल थे जो गंभीर रूप से घायल थे या अस्थायी रूप से बंदी बनाए गए थे, लेकिन बाद में भाग निकले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हालांकि अंततः पोस्ट पर कब्जा करने में सफल रही, लेकिन उसे भयानक हताहतों का सामना करना पड़ा। उस समय के भारतीय सैन्य रिपोर्टों, जो बाद में पत्रों और रिकॉर्ड से भी पुष्ट हुए, का अनुमान था कि 1300 से 1400 चीनी सैनिक रेजांगला में मारे गए और कई और घायल हुए। चीन ने कभी इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, लेकिन यहां तक कि संकोचपूर्ण स्रोतों ने भी माना कि रेजांगला पर हानि असामान्य रूप से अधिक थी। भारतीय अधिकारियों ने बाद में कहा, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि हमने इतने चीनी मार गिराए, जब तक कि सबूत सामने नहीं आ गए। रेजांगला के रक्षकों की वीरता ऐसी थी कि दुश्मन भी उनके आगे सिर झुका गया। यहां तक कि जीतने वाले चीनी सैनिकों ने भारतीय वीरों के शवों को सम्मानपूर्वक ढका। लड़ाई के शांत हो जाने के बाद चीनी सैनिकों ने रिपोर्टेडली भारतीय शहीदों के शरीरों पर कंबल डाले और उनकी राइफल्स के साथ बेयोनेट गाड़कर एक अस्थायी सम्मान चिन्ह बनाया।
20वीं सदी के युद्धों में जीतने वाले दुश्मन द्वारा ऐसा सम्मान लगभग अभूतपूर्व था। यह था राजनीति से ऊपर उठकर साहस का सम्मान, एक सैनिक द्वारा दूसरे सैनिक को दी गई अंतिम सलामी। जैसे ही इस लड़ाई की खबर बाहर आई, रेजांगला भारतीय सैन्य इतिहास में एक किंवदंती बन गया, एक आखिरी मोर्चा जो असंभव को भी मुमकिन कर गया। हालांकि 1962 का युद्ध भारत के लिए एक रणनीतिक हार थी, लेकिन रेजांगला की कहानी उस अंधेरे में एक चमकती मशाल बनकर उभरी। जैसा कि एक सैन्य विश्लेषण ने लिखा, रेजांगला रणनीतिक हार में एक सामरिक विजय था। चीनी जमीन जीत गए, पर भारतीयों ने गौरव। इस लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपके पास हो सही नेतृत्व, अडिग हौसला और भूगोल की चतुर समझ, तो एक छोटी सी टुकड़ी भी दर्जनों गुना बड़े दुश्मन को घंटों तक रोक सकती है। 13 कुमाऊं की यह लड़ाई चाहे कितनी भी महंगी रही हो, उसने चीन की तेजी से आगे बढ़ने की योजना को तोड़ दिया। आखिरकार युद्ध चुशूल गिरने से पहले ही रुक गया और रेजांगला की बहादुरी आगे चलकर भारतीय सेना की प्रेरणा बनी। रेजांगला की लड़ाई के तुरंत बाद चारों ओर भारी भ्रम था कि वहां वास्तव में हुआ क्या था। संचार पूरी तरह से कट चुका था और शुरुआत में कोई जीवित सैनिक वापस नहीं लौटा। इसलिए चुशूल में भारतीय कमांडर बस अनुमान ही लगा सकते थे कि चार्ली कंपनी का क्या हश्र हुआ होगा। जब युद्ध विराम के बाद घायल सैनिक जैसे नायक रामकुमार यादव वापस लौटे, तभी धीरे धीरे यह अविश्वसनीय कहानी सामने आने लगी। ये प्रत्यक्षदर्शी बयान सुनने में अविश्वसनीय लगते थे। एक अकेली कंपनी ने एक ब्रिगेड स्तर की चीनी सेना का सामना किया और 1000 से ज्यादा सैनिकों को हानि पहुंचाई। कुछ वरिष्ठ अधिकारी संदेह में थे। इतनी बड़ी और भयानक लड़ाई की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन जल्द ही सबूतों ने हर शक को मिटा दिया। सर्दी 1963 में लद्दाख बर्फ से ढक गया था। रेजांगला युद्ध के तुरंत बाद चीनी नियंत्रण में था और वहां पहुंचना लगभग असंभव। जनवरी में थोड़ी डिसएंगेजमेंट हुई, लेकिन मौसम इतना कठोर था कि भारतीय गश्त अब भी रेजांगला नहीं पहुंच पाई। फरवरी 1963 प्रकृति ने खुद सच उजागर किया। एक लद्दाखी चरवाहा वहां भटकते हुए एक भयावह लेकिन गौरवपूर्ण दृश्य पर पहुंचा। जमे हुए भारतीय सैनिकों के शव वैसे ही पड़े थे जैसे वो लड़ते हुए गिरे थे। ब्रिगेडियर टी.एन. रैना, जिनका सेक्टर रेजांगला में आता था, उन्होंने खोज टीम का नेतृत्व किया। जो उन्होंने देखा वो शब्दों से परे था। पत्थरों से भरी ढलानों पर फैले पड़े थे चार्ली कंपनी के वीर, जैसे ठंडी हवा ने उन्हें जिंदा ही संगमरमर बना दिया हो। कई अब भी अपने हथियार थामे हुए थे। कुछ की उंगलियां ट्रिगर पर जमी थीं और चेहरे दुश्मन की दिशा में। कुछ ने बायोनेट लगे हथियार थाम रखे थे, तो कोई टूटी हुई राइफल और चाकू के टुकड़े पकड़े हुए। एक जगह रिक्त कारतूसों के ढेर के चारों ओर शहीद पड़े थे। दूसरी जगह एक सिपाही हाथ में ग्रेनेड लिए अपनी फॉक्सहोल में जमी हालत में पड़ा था। यह दृश्य इतना भावनात्मक और अविश्वसनीय था कि ब्रिगेडियर और उनके साथ आए लद्दाखी जवान भी रो पड़े। मेजर शैतान सिंह का शव भी मिला, बिल्कुल वहीं जहां उनके साथी उन्हें छोड़ आए थे। 9 पलटन की पोस्ट से थोड़ा पीछे एक छोटी ढलान पर, जहां वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनकी रैंक और कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं से उनकी पहचान हुई। वहीं हुआ अंतिम संस्कार। वीर भूमि पर वीरों को विदाई। रेजांगला की बर्फीली धरती पर ही ब्रिगेडियर रैना ने शहीदों के अंतिम संस्कार का आदेश दिया। भारतीय सैनिकों ने लकड़ियां और ईंधन इकट्ठा किया और उसी वीर भूमि पर हिंदू रीति से अग्नि संस्कार हुआ। ब्रिगेडियर रैना ने खुद चिता को अग्नि दी, अपने शहीद जवानों को एक कमांडर की अंतिम श्रद्धांजलि। जब वहां वेद मंत्रों की गूंज और चिता की लपटें उठी, हर कोई जान गया कि चार्ली कंपनी ने क्या कर दिखाया था। रेजांगला का वो जमी हुआ दृश्य किसी भी तर्क वितर्क से परे था। यह बलिदान और वीरता का निर्विवाद प्रमाण था। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर सम्मानपूर्वक नीचे लाया गया। सैन्य विमान से जोधपुर भेजा गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैसे ही यह कहानी सामने आई, चार्ली कंपनी के वीरों को पूरे देश ने सराहा। भारत सरकार ने तुरंत उनके पराक्रम को सम्मानित किया। मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन के सामने सर्वोच्च वीरता का प्रतीक। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और बलिदान की सराहना हुई। लेकिन शैतान सिंह अकेले वीर नहीं थे। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी बनी भारतीय सेना की सबसे ज्यादा सम्मानित कंपनी। उनके अलावा 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, ज्यादातर मरणोपरांत भी चार्ली कंपनी के अन्य सैनिकों को मिले। इतिहास में कभी किसी एक कंपनी को इतने सम्मान एक ही लड़ाई में नहीं मिले थे। 13 में से 11 सम्मानित सैनिक अहीर थे। हरियाणा के वे गांव
जिनके बेटे रेजांगला में अमर हो गए। एक सैनिक को मेंशन इन डिस्पैचेस भी मिला, उनके ऐसे साहस के लिए जो औपचारिक सम्मान की श्रेणी में नहीं आता था। 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट को मिला बैटल हॉनर रेजांगला और थिएटर हॉनर लद्दाख 1922। चार्ली कंपनी को फिर से उठाया गया और उसका नाम रखा गया रेजंग ला कंपनी, ताकि उनकी विरासत जीवित रहे। मेजर शैतान सिंह का परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पिता को एक सम्मान समारोह में भेंट किया गया। यह कहानी अब सिर्फ सेना की नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर बन चुकी थी। रेजांगला की यह गाथा अब तक असंभव परिस्थितियों में अद्वितीय साहस का प्रतीक बन चुकी है। भारतीय सैन्य इतिहास में इसे अब तक के सबसे वीरतापूर्ण अंतिम संघर्षों में गिना जाता है। यह लड़ाई इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अनुशासन, रणनीतिक स्थिति और अदम्य साहस कभी-कभी गिनती और हथियारों की कमी को भी मात दे सकते हैं। 120 बनाम 3000 की यह कहानी आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है और कई पीढ़ियों के सैनिकों को प्रेरणा देती है। यह भारतीय बलिदान और दृढ़ निश्चय का प्रतीक बनी हुई है, जिसे बाद की लड़ाइयों में मनोबल बढ़ाने के लिए अक्सर याद किया जाता है। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा, रेजांगला कोई विशाल लड़ाई नहीं थी, पर यह एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसने पराजय के बीच भी भारत को नैतिक विजय दिलाई। युद्ध के तुरंत बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक बनाए गए। 1963 में भारतीय सेना ने चुशुल में रेजांगला वॉर मेमोरियल का निर्माण किया, वहीं जहां 13 कुमाऊं बटालियन का मुख्यालय स्थित था। यह स्मारक समुद्र तल से 15,000 फीट से ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जहां यह वीर भूमि की याद में खामोश पर एक दृढ़ संदेश देता है। शिलालेख जो अमर हो गया, इस साधारण पत्थर के स्मारक पर चार्ली कंपनी के शहीदों के नाम संगमरमर पर खुदे हुए हैं। साथ ही लिखा है एक अमर शेर, लॉर्ड मैकॉले की कविता की पंक्तियां, जो अब इस युद्ध की आत्मा बन चुकी है। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? ये पंक्तियां न केवल देशभक्ति और त्याग का चित्रण करती हैं, बल्कि अब रेजांगला की पहचान बन गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में बना दूसरा रेजांगला स्मारक भी इन्हीं पंक्तियों को दोहराता है। रेजांगला की यादें सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रही। हरियाणा के गांवों में भी, जहां से चार्ली कंपनी के अधिकतर जवान थे, स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने स्मारक बनाए, ताकि समाज अपने बेटों को याद रखे। हर वर्ष 18 नवंबर को भारतीय सेना और नागरिक इन स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2012 में युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिक, इतिहासकार और परिजनों ने एकत्र होकर स्मृति समारोह किए। लद्दाख और रेवाड़ी दोनों स्थानों पर पुष्पांजलि, देशभक्ति गीत और युद्ध की कथाएं वह दिन याद दिलाते हैं कि कैसे एक छोटी कंपनी ने विशाल सेना को रोका। हाल के वर्षों में भारत चीन सीमा तनाव के बीच रेजांगला की विरासत को फिर से उजागर किया गया। 2021 में युद्ध के 59 वर्ष बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुशुल पहुंचे और नवीन स्मारक परिसर का उद्घाटन किया। पुरानी संरचना को संरक्षित रखते हुए एक डबल स्टोरी म्यूजियम और ऑडिटोरियम जोड़ा गया, जहां युद्ध की डॉक्यूमेंट्री चलाई जा सकती है। अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि मेजर शैतान सिंह और उनके 113 साथियों ने लद्दाख की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, और यह लड़ाई दुनिया की सबसे दुर्लभ अंतिम पुरुष अंतिम गोली लड़ाइयों में एक है। 2021 में इस स्मारक का विस्तार सिर्फ एक संरचना नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत अपने वीरों को याद रखता है और आज भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है। आज का रेजांगला वॉर मेमोरियल सिर्फ अतीत को श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा है। यहाँ हर नाम, हर कहानी, हर पट्टिका सिखाती है कि साहस, बलिदान और देशभक्ति क्या होती है। रेजांगला की वीरता अब किताबों, लेखों, डॉक्यूमेंट्री और आगामी फिल्मों में अमर हो चुकी है। 18 नवंबर अब भारतीय सेना के लिए गर्व और श्रद्धा का दिन है। हर साल रेजांगला और रेजिमेंटल सेंटर्स पर स्मृति समारोह होते हैं, जहां बार बार गूंजता है वही संदेश। किसी को विश्वास नहीं था कि वे टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने टिक कर दिखाया। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के वीरों ने साबित कर दिया कि वीरता कभी हारती नहीं। रेजांगला 1962 भारत के इतिहास का एक अमर अध्याय। 1962, the peaks of the Himalayas ablaze. Two nations clash. Orders are shouted. पीछे मत हटना, एक भी इंच नहीं देना।